पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेन ने प्रोफेसर पर्सी से कहा था, मुझे एक कैनन चाहिए, एक ऐसा कैनन जो इस पूरी एकेडमी को तबाह कर सके। दूसरी तरफ प्रोफेसर पर्सी डेन की बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। उनकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई, जैसे किसी मरी हुई मछली की आंखें। कुछ सेकंड बाद वो आखिरकार होश में आई। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए गुस्से में पूछा, डेन, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी चीज बनाना एक अलग बात है, लेकिन तुम इसे इस्तेमाल कहाँ करोगे? डेन समझ गया कि प्रोफेसर पर्सी अभी अभी गुस्से से फटने वाली थी। बिना समय गवाए उसने तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उनके सामने रख दिया। रुको प्रोफेसर, एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि आपको मेरी रीजनेबल रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा, और ये तो एक सिंपल रिक्वेस्ट है, खासकर मैजिक डिपार्टमेंट की हेड के लिए। प्रोफेसर पर्सी ने उस डॉक्यूमेंट पर नजर डाली और हैरानी से डेन की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझसे एक वेपन बनाने की बात कर रहे हो, ये कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है। लेकिन डेन ने हार नहीं मानी और उसने पर्सी से कहा, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना? और मैं इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करने वाला। मुझे बस एक ही बार में कुछ चीज को खत्म करना है, वरना हालात और भी खराब हो जाएंगे। पर्स ने चिल्लाते हुए कहा, यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, तुम इडियट। पर तभी उन्हें एडलन के ऑर्डर्स याद आ गए और उन्होंने एक लंबी सांस भरी और आगे कहा, ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम्हारी कोई खास वजह है, और क्योंकि तुमने हाल ही में मॉन्स्टर इंसिडेंट्स में मदद की थी, मैं तुम्हारे लिए वो कैनन बना दूंगी, डेन कैंपेल। डेन ने खुश होकर कहा, थैंक यू प्रोफेसर पर्स। लेकिन पर्सी ने बड़बड़ाते हुए कहा, यकीन नहीं होता, ना सिर्फ तुम्हारे हारम में 4 लड़कियां हैं, बल्कि लोग ये भी मानते हैं कि तुम इस दुनिया को बचाने वाले हो। डेन ने हैरानी से कहा, क्या हारम? पर्सी को तुरंत एहसास हुआ कि उनकी जुबान फिसल गई थी। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो गुस्से में चिल्लाई, ये मेरी ब्रेन को क्या हो रहा है? तुमसे बात करते करते तो मैं अपना फोकस ही खो रही हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है डैन। इस पूरे ड्रामे के पीछे की सच्चाई यही थी। प्रोफेसर पर्स अब 50 साल की हो चुकी थी और अब तक सिंगल थी। किसी भी औरत के लिए ये चिंता की बात हो सकती थी। डैन ने प्रोफेसर को शांत करने की कोशिश की, प्लीज गहरी सांस लीजिए, मेरे पास अभी एक और रिक्वेस्ट है। आपने मुझसे और एलिया से वादा किया था कि हम इल्यूजन वर्ल्ड से एक एक आइटम ले सकते हैं। क्या मैं अपना आइटम अब क्लेम कर सकता हूँ? सीन चेंज हो गया और अब डेन हॉलवे में चलते हुए अपनी अगली प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। ठीक है, मुझे कैनन बनाने की परमिशन मिल गई है, अब बस मुझे मटेरियल्स इकट्ठा करने होंगे। इंटरडायमेंशनल की से मैं उन्हें इकट्ठा कर सकता हूँ। लग तो रहा है सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तभी अचानक डेन को अपने सामने एक आदमी नजर आया। उसके नारंगी बाल थे, वो एक नोबल्स की तरह कपड़े पहने था और एक छड़ी पकड़े हुए था। उसने अचानक डेन को आवाज दी, अरे लड़के, तुम ही डेन कैंपेल हो, है ना? उसको अपना नाम लेते सुनकर डेन ने सिर उठाया और जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। दूसरी ओर वो अनजान आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या इत्तेफाक है तुमसे यहाँ मिलना। मेरा नाम रिवर बैंक है और मैं प्यूरीफायर्स चैरिटी फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करता हूँ। डेन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया और उसकी आंखों में चिंता की हल्की परछाई उभर आई। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद धीमे से लुढ़क पड़ी। वो उस आदमी को तुरंत पहचान गया और उसने अपने मन में कहा, मजाक है क्या? वो फाउंडेशन तो बस मनी लॉन्ड्रिंग का कवर है और रिवर बैंक, वो इस आर्क का फाइनल बॉस है, जिसे प्यूरीफायर भी कहा जाता है। वो रैथ फायर का लीडर है। इससे बेखबर कि डैन उसकी असली पहचान पहले ही जान चुका है। रिवर बैंक ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और एक विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें सुनी है। सुना है तुमने अकेले ही एक भयंकर मॉन्स्टर को भागने से रोका था। ये किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है, जब तक उसमें असाधारण साहस या अद्भुत स्किल्स ना हो। मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। जब भी मैं किसी टैलेंटेड स्टूडेंट से मिलता हूँ तो ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि उनका भविष्य कैसा होगा। मैं सच में तुम्हारे बारे में और जानना चाहूंगा। क्या तुम किसी दिन डिनर पर मिलने के लिए फ्री हो? मैं तुमसे खुलकर बातें करना चाहूंगा। डैन को इस आर्क के मेन बॉस के साथ टाइम वेस्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बात जल्दी खत्म करनी चाहिए। मुझे लगता है हम जितना बात करने वाले थे कर चुके हैं। इतना कहने के बाद डैन ने अपने दिमाग में हालात को प्रोसेस करना शुरू किया। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी लाइन जैसा है। ये आदमी असल में एलिया के पास जाने वाला था और उसे तंग करने वाला था, लेकिन वो मुझसे क्यों मिल रहा है? कहीं ये डैम सिस्टम मुझे मेन कैरेक्टर तो नहीं समझता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना ज्यादा वो सोचता गया उतना ही कंफ्यूज होता गया। आखिरकार उसने अपना सिर खुजलाया और बड़बड़ाया, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। दूसरी तरफ रिवर बैंक ने इसे सहमति समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो 3 दिन बाद टॉयलाइट आई पर मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस आदमी की बात पर डेन ने मन ही मन
उसके पूरे खानदान को कोस डाला। अरे मैंने कहा कि मैं सोचूंगा, ये क्या बकवास है। गुस्से में डेन ने उस चमचमाते विजिटिंग कार्ड को देखा। उसका सुनहरा रंग इतना तेज था कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। मेरी आंखें, ये क्या बला है। फिर उसने एक लंबी सांस ली और हार मानते हुए कहा, ठीक है चलो देखते हैं। डेन जानता था कि इस इवेंट को अवॉइड करना लगभग नामुमकिन है। सब कुछ या तो पहले से तय है या फिर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे बस वही करना था जो वो कर सकता था। अगर वो ध्यान से सब कुछ सोचे तो प्यूरीफायर को हराना असंभव नहीं था। लेकिन उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि उसे एलिया की जगह क्यों लेनी पड़ी। शायद उसने स्टोरी लाइन की शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ कर दी थी। खैर, फिलहाल प्रेजेंट पर फोकस करना बेहतर होगा। बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। कुछ समय बाद डेन एक कमरे के बाहर खड़ा था। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी और उसका हाथ हल्के हल्के कांप रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, एलेना, क्या तुम अंदर हो? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एलेना थोड़ी हैरान हुई। फिर जवाब दिया, डैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेन ने थोड़ी देर झिझकते हुए कहा, बाहर आने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। क्या तुम 3 दिन बाद फ्री हो? कमरे के अंदर एलेना की असिस्टेंट भी थी जो जोर जोर से शिकायत कर रही थी। प्रेसिडेंट, आपने किताबें समय पर वापस नहीं की। आपने तो एक भी किताब पढ़ी नहीं है, वो तो बस धूल ही जमा रही है। क्या आपने इन्हें सिर्फ कवर एडमायर करने के लिए उधार लिया था? और अब लेट फीस भरने का झंझट भी मेरा होगा। इससे पहले कि वो अपनी शिकायतें जारी रख पाती, एलेना ने बस एक उंगली उठाई और उस लड़की के होठों पर रख दिया। उसे चुप करा दिया। वहीं बाहर डेन को इस सब की कोई खबर नहीं थी। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, प्रेसिडेंट, मैं चाहता हूँ कि उस दिन आप मेरे साथ कुछ समय बिताएं। एलेना ने पूछा, मेरे साथ? सिर्फ हम दोनों? डेन ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, एलेना ने पूछा, लेकिन हमें कहाँ पर मिलना है? डेन ने कहा, ट्वाइलाइट आई। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? डेन ने वो जगह बताई जो रिवर बैंक ने चुनी थी। लेकिन ये सुनते ही एलेना की असिस्टेंट की आंखें हैरानी से फैल गई। रुको, वो तो एक फेमस डेटिंग स्पॉट है। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, एलेना ने शांति से उसकी ओर देखा, उसे हल्के से एक तरफ किया और फिर वापस डेन की ओर मुड़ी और कहा, मैं जानती हूँ उस जगह को, लेकिन तुम चाहते क्यों हो कि मैं तुम्हारे साथ वहां चलूं? डेन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं उस दिन सब कुछ समझा दूंगा। सीन बदलता है। हमें एलिया की बचपन की यादें दिखाई जाती हैं। उस समय छोटी एलिया फूलों से ढकी पहाड़ी पर घुटनों में सिर छुपाए बैठी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, हे एलिया, तुम यहाँ हो? एलिया ने मुंह फेर कर बस बुदबुदाया, चुप रहो। लेकिन वो आवाज दोबारा आई, अरे मैंने माफी मांग ली ना, अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगा, पक्का। ये सुनते ही एलिया ने अचानक मुड़कर देखा। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हो रही थी। झूठे, तुम्हें लगता है मुझे पहाड़ी से धक्का देना कोई मजाक था? एलिया का आरोप सुनकर लड़के ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगली बार मैं पक्का ध्यान रखूंगा कि तुम पहले से जमीन पर हो, तब हमला करूंगा। एलिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे तंग करना बंद करो। लॉकन, उसका भाई, बस हंस दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हा, अरे मैं तो बस तुम्हें स्ट्रांग बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी बहन को कोई और हरा सके। उसने एक पेपर बैग में से कुछ कुकीज निकाली और एलिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, मैं ये कुकीज बैरन के एस्टेट से लेकर आया हूँ। एलिया ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसने बैग झटपट छीन लिया और कहा, तुमने ये चुराई है ना? लड़के ने जवाब दिया, अरे चुराना मत कहो, मैंने बस जो बची हुई थी वही ली है। फिर वो उसके पास बैठा और उत्साहित होकर बोला, बैरन की वजह से मुझे नाइट अप्रेंटिस की पोस्ट मिलेगी। मैं बैटलफील्ड पर जाऊंगा, नई चीजें देखूंगा, दुनिया घूमूंगा और कौन जाने, शायद एक दिन मुझे गार्डियन का टाइटल भी मिल जाए। एलिया ने कुकी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे खाते हुए बोली, हाँ, सपना देखते रहो। जो इंसान दिन भर अपनी छोटी बहन को परेशान करता है वो कभी गार्डियन नहीं बन सकता। उसने धीरे से जवाब दिया, अरे कौन जानता है, लोग हमेशा वैसे नहीं रहते जैसे वे अभी हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सी गंभीरता थी। एक पल की खामोशी के बाद, जैसे कोई बेचैनी महसूस कर रही हो, एलिया ने पूछा, अगर तुम लड़ाई में गए तो क्या तुम मर जाओगे? उसका भाई हल्के से हंसा, अगर मेरी किस्मत खराब रही तो शायद, लेकिन मैं काफी स्किल्ड हूँ, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। एलिया एक सेकंड के लिए रुकी, फिर ना जाने गुस्से में या किसी और वजह से झुझुला कर बोली, उम्मीद है तुम अनलकी हो और वहीं मर जाओ। जाओ, निकलो यहाँ से। तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो, मुझसे लड़ते हो, माम और डैड की कभी नहीं सुनते।
तुम्हें तो बस अपनी स्टूपिड तलवार से खेलना पसंद है। मुझे सच में लगता है कि मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, सर केल्विन। उसकी इन कठोर बातों का जवाब उसका भाई सिर्फ एक हल्की मुस्कान के साथ देता है और फिर दृढ़ता से कहता है, अगर मैं गार्डियन बना तो हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। सीन चेंज होता है। हमें प्रेजेंट समय का सीन दिखाया जाता है। एलिया अपने कमरे में गहरी नींद में थी जब किसी ने उसका नाम पुकारा, जिससे उसकी नींद खुल गई। हल्की झपकी की हालत में उसने दरवाजा खोला और पूछा, कौन है? बाहर डेन खड़ा था, जो सिर खुजला रहा था और अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने एलिया से कहा, सॉरी, मैं कंट्री साइड से हूँ, तो यहाँ की हर चीज के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और उस दिन मैंने जो कहा कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं, उसके लिए भी सॉरी। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग दिखाते हुए कहा, मैं किचन से कुछ कुकीज लाया हूँ, ये सच में टेस्टी है। एलिया कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर बिना कुछ कहे बैग झपट लिया और कंधे उचकाते हुए बोली, सॉरी बोलना कूल नहीं है, हम पहले से ही फ्रेंड्स हैं, अब जाओ, जाकर सो जाओ। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, डेन ने जल्दी से कहा, रुको, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? ये अर्जेंट है। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भरा था और एलिया उसकी एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा झिझकी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का पागल है क्या? हमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एलेना दिखाई जाती है। इस समय एलेना पेपर वर्क में डूबी हुई थी, जबकि उसकी डेडिकेटेड असिस्टेंट लगातार बड़बड़ाती जा रही थी। हमने सारे टीचिंग मटेरियल्स प्रोसेस कर लिए हैं, मैं क्लब फीस को भी डबल चेक करूंगी। अब बस ट्रांसफर स्टूडेंट्स का मामला बचा है। मैंने सुना है कि ट्राइबल अलायंस से कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वो एक रिलीजियस ऑर्डर से थी जो युद्ध के बाद खत्म हो गया। जाहिर है वो किसी ट्राइबल लीडर की बेटी है। अब ये लोग अपने ही देश से बेदखल कर दिए गए हैं और एग्जाइल का जीवन जी रहे हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ आएगी, लेकिन सच तो ये है कि उसका पूरा परिवार यहाँ शरण मांग रहा है। उसका नाम लेलू गरुड़ा है। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि वो काफी फेमस है। एलेना ने बोरिंग एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। शायद उसके चेहरे से ये समझ पाना मुश्किल था कि वो सच में जानती थी या बस यूं ही जवाब दे रही थी। असिस्टेंट ने ध्यान न देते हुए बात जारी रखी, और अगले सेमेस्टर में एक साइंटिस्ट भी होली एम्पायर से आ रही है। वो खुद यहाँ आ रही है। एलेना ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। अब ये बात वाकई ध्यान देने लायक थी। उसकी असिस्टेंट ने आगे कहा जा रहा है कि वो पूरी एम्बेसी के साथ सफर कर रही है, लेकिन जिस तरह चीजें हो रही है उससे लगता है कि हेड मास्टर ने पर्दे के पीछे से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। एलेना ने कहा, एकेडमी में 2 हाई प्रोफाइल लोगों का अचानक आना कुछ तो गड़बड़ है। एलेना ने आगे सोचा, इस एकेडमी में कुछ ना कुछ साजिश रची जा रही है। उसकी असिस्टेंट ये सुनकर कैजुअली कहा, यही तो यहाँ हमेशा होता है। प्रेसिडेंट एलेना ने धीरे से जवाब दिया, हाँ सही कहा तुमने। ऐसा लगता है जैसे हर समस्या का आखिरी पड़ाव यही एकेडमी होती है। एलेना को इतना परेशान देखकर उसकी असिस्टेंट ने आखिर पूछ ही लिया, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये सब आपके लिए नया है। एलेना ने बस एक लंबी सांस भरी और जवाब दिया, वेल, आज मेरा मूड खराब है। सीन शिफ्ट होता है। इस वक्त डेन और एलिया दोनों जमीन पर लेटे हुए थे और नाइट स्काई को देख रहे थे। डेन ने स्टार्स को देखते हुए हैरानी से कहा, क्या तुम यकीन कर सकते हो कि इस स्कूल में एक असली ऑब्जर्वेशन डेक है? डेन की बात सुनकर एलिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सच में हमें अभी ये सब करना जरूरी है? डैन ने बिना हिले शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये सब कुछ सही तरीके से लाइन अप करने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, बस थोड़ा वेट करो। डेन ने ये कहते हुए अपने हाथ में पकड़े कंट्रोल पैनल को डबल चेक किया। इस वक्त दोनों एक ऐसी चीज में बैठे थे जो दिखने में किसी कैटापल्ट जैसी लग रही थी, और सच में वो एक कैटापल्ट ही थी। डेन ने सोचा, इस कैटापल्ट को मैंने विजन वेयर हाउस में पाया है, इससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, भले ही वो जगह हाई लेवल प्लेयर्स के लिए रिजर्व ही क्यों ना हो। मेरे पास हेड मास्टर का सीक्रेट पास है। फिर बिना कोई हिचकिचाहट के डेन ने बटन दबा दिया। कैटापल्ट ने दोनों को हवा में उछाल दिया। एलिया डर के मारे जोर से चीखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो और ज्यादा पैनिक करती, डेन ने एलिया से कहा, एलिया फोकस करो, अपनी आंखें खोलो। उनकी आंखों के सामने उनको एक क्रिम्सन लाल गेट खुलता हुआ दिखाई दिया। डेन ने अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला जो उसे एडलिन ने दिया था। यही वो लोकेशन है फेशियल लिंकेज गेट की। हम बस अंदर कदम रखने ही वाले हैं। डरो मत एलिया, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। लेकिन एलिया की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पर तभी उसको अपने दिमाग में अपने बड़े भाई की मेमोरी याद आई, जहाँ पर उसका बड़ा भाई उससे कह रहा था, अरे तुम क्यों रो रही हो और तुम किससे डर रही हो एलिया?
मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज जैसे उसके कानों में गूंजने लगी। उस याद ने उसके अंदर एक अजीब सी शांति भर दी। उसकी टेंशन धीरे धीरे कम हो गई और उसने एक गहरी सांस ली। फिर बिना हिचकिचाहट के दोनों ने क्रिम्सन गेट में छलांग लगा दी। उस गेट के अंदर स्पेस के भीतर एक डार्क पर्पल स्काई फैली हुई थी, जिसमें विशाल पत्थर के टुकड़े बिना किसी दिशा के तैर रहे थे। डेन और एलिया खुद को ऐसे ही एक तैरते हुए रॉक पर खड़ा पाए। डेन ने वार्निंग देते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये इंटर डायनास्टिक स्पेस है, कुछ भी मत छूना, कुछ चीजें बहुत डेंजरस हो सकती है। फिर बिना कुछ कहे डेन ने अचानक उस रॉक से छलांग लगा दी। एलिया ने घबराते हुए चिल्लाया, डेन तुम क्या कर रहे हो? हवा में उड़ते हुए डेन ने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, यहाँ ग्रेविटी अनस्टेबल है, हमें ऊपर जाना होगा। नीचे खड़ी एलिया डेन को ऐसे रिस्क लेते देख हैरान हो गई। एलिया ने क्यूरियस होकर पूछा, तुम आखिर क्या ढूंढ रहे हो? डेन ने बस एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ जवाब दिया, तुम्हें जल्द ही पता चलेगा, बस कूद जाओ। एलिया ने घबरा कर कहा, क्या ये रॉक तो अलग अलग हो रहे हैं? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैं यहाँ से गिरी तो सीधा मेरी मौत पक्की है। डेन ने फिर भी कॉन्फिडेंटली कहा, हम नहीं मरने वाले, बस जंप करो। एलिया ने अपने होंठ भींचे और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने घुटने मोड़े और छलांग लगा दी। जैसे ही उसने हवा में छलांग मारी, वो नीचे गिरने लगी। उसका दिमाग सुन्न हो गया, चेहरा डर और झटके से कठोर पड़ गया था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं गिर रही हूँ। डर ने उसे जकड़ लिया, पर तभी एक और पुरानी मेमोरी एलिया को याद आ गई। आग और तबाही का मंजर। एक छोटी सी एलिया कांपती हुई खड़ी थी। उसके नाइट क्लोथ्स पर खून के धब्बे लगे थे और उसके हाथ में एक सिकल था। उसके सामने उसका बड़ा भाई चिंतित होकर चिल्लाया, एलिया, यहाँ बहुत खतरा है, हमें पीछे के दरवाजे से निकलना होगा और जल्दी से ग्रेनरी पहुंचना होगा। पीछे से एलिया की आवाज कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, क्या हम मॉम और डैड को ऐसे ही छोड़ देंगे? उसका भाई चेहरे पर पक्का इरादा लिए हुए दृढ़ता से बोला, हमें जाना ही होगा। मैं मॉम और डैड का ध्यान रखूंगा। अगर तुम्हें डिसेंडेंट्स ऑफ द अपोक्लिप्स दिखे तो बस छिप जाना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, छोटी एलिया ने उसका क्लोक कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज में दर्द और हताशा झलक रही थी। मॉम और डैड पहले ही जा चुके हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब बस हम दोनों बचे हैं। अगर आप भी चले गए तो मैं क्या करूंगी? उसकी बेबस पुकार सुनकर उसके भाई की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसकी आवाज अब भी मजबूती से भरी थी, तू पागल है क्या? अगर मैं तेरे साथ गया तो हम दोनों और भी बड़े खतरे में होंगे। इसके अलावा मैं सिर्फ तेरा भाई नहीं, बल्कि एक गार्डियन भी हूँ। कुछ मत सोच, बस भाग जा। डर मत। अगर तू सुरक्षित पहुँच गई तो हम वहीं मिलेंगे जहाँ मैं हमेशा ट्रेनिंग करता था। अब जवाब दे एलिया। उसकी आवाज लगभग एक चीख में बदल गई, जिससे एलिया सहम गई और घबराहट में उसने उसका क्लॉक छोड़ दिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, ठीक है। उसका जवाब सुनते ही उसके भाई ने हल्का सिर हिलाकर कहा, ठीक है, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। सीन चेंज होता है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एलिया अब भी गिर रही थी, लेकिन अचानक डैन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसको गिरने से रोक दिया। एलिया की आंखें चौड़ी हो गई और उसने झटके से कहा, है तुम्हारी ग्रेविटी वाली थ्योरी का क्या हुआ? तुमने ठीक से वॉर्न क्यों नहीं किया? मैं अभी अभी मरने वाली थी। डेन पूरी तरह शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिलैक्स एलिया, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अब ऊपर देखो, हमने अपना टारगेट ढूंढ लिया है। डेन ने उसे खींचकर एक फ्लोटिंग रॉक पर खड़ा कर दिया। कुछ ही दूरी पर 7 रंगों की घूमती हुई मिस्ट हवा में तैर रही थी। डेन की आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसने अपनी ब्राउन स्टोरेज पाउच निकाली और बोला, चलो इसे जल्दी से ले लेते हैं। बिना समय गवाए डेन ने उस चमकती मिस्ट को पाउच में खींच लिया और कसकर उसे बंद कर दिया। एलिया हैरान होकर बोल पड़ी, ये क्या है और तुम इसका क्या करने वाले हो? डेन ने समझाया कि जल्दी ही उन्हें भागना पड़ सकता है और तब ये मिस्ट उनकी मदद करेगी। एलिया कंफ्यूज होकर बोली, भागना पर किससे? डेन ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, क्या तुम्हें दिख रहा है? एलिया ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हम ये तो बस आसमान है और कुछ नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा आसमान अचानक काला हो गया। बिना किसी चेतावनी के अंधेरे में से विशाल रेजर शार्प दांतों का एक विशाल मुंह प्रकट हुआ, जो उन दोनों के सामने मंडरा रहा था। एलिया डर से जमी हुई खड़ी रही। उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था।
डेन के माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन उसने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए कहा, ये इंटरडाइमेंशनल रिफ्ट का एक क्रिएचर है, अब हमें सच में निकलना होगा। दूर से वे आखिरकार उस बीस्ट की पूरी आकृति देख सकते थे। ये किसी विशाल व्हेल जैसी दिखती थी, लेकिन इसकी आंखें खून सी लाल थी और इसके जबड़े बेतहाशा शार्प दांतों से भरे हुए थे। डेन को एहसास हुआ कि अगर वे एक सेकंड भी रुके तो वे इस मॉन्स्टर का अगला निवाला बन जाएंगे। उसने तेजी से कहा, हमें जो कुछ भी ये बाहर निकाल रहा है उसे इकट्ठा करना होगा। क्या ऐसे? एलिया ने चिल्लाते हुए पांव पसारे और उस मॉन्स्टर से निकलती अजीब सी फ्यूम्स को कैद करने की कोशिश की, लेकिन इतनी ताकतवर एनर्जी को समेटते हुए उसका चेहरा तकलीफ में सिकुड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये बर्दाश्त से बाहर है। बिना देरी किए डेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और भागने लगा। उनके पीछे वो विशाल मॉन्स्टर अपने जबड़े चौड़े कर चुका था, मानो उन्हें एक ही बार में निगलने के लिए तैयार हो। लेकिन ठीक उसी पल जब उसके खतरनाक दांत बंद होने वाले थे, डेन और एलिया ने स्पेस टाइम पोर्टल में छलांग लगा दी। वे बैंगनी आसमान को पीछे छोड़ते हुए सुरक्षित जमीन पर आ गिरे। मौत को करीब से महसूस करने के बाद डेन पसीने से नहा गया। डेन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जैसा मैंने कैलकुलेट किया था, कार्ड के इफेक्ट की ड्यूरेशन के हिसाब से सब परफेक्टली काम किया। फिर एलिया की तरफ मुड़कर पूछा, हे एलिया, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? एलिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने झटके से अपना हाथ डेन की पकड़ से छुड़ा लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। मत बताना कि तुमने ये सब पहले से प्लान कर रखा था, यहाँ तक कि हमारा एस्केप भी। डेन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। अर्ली फार्मिंग फॉर द गोस्ट ऑफ ग्रेगरी स्ट्रेट जी, ये तो मेरे जैसे पुराने प्लेयर के लिए एक मामूली टैक्टिक है, लेकिन एलिया के लिए डेन की वो स्माइल और भी ज्यादा गुस्सा भड़काने वाली थी। एलिया ने डेन से कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम इंटरडाइमेंशनल रिफ्ट में जाने वाले हैं? डेन एक पल के लिए रुका, फिर कैजुअली बोला, क्योंकि मुझे लगा तुम मना कर दोगी अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो। एलिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने सही सोचा। फिर उसने पाउच को जमीन पर पटक दिया, ये लो, मैंने इसे पहले ही बांध दिया था। यकीन नहीं होता तुमने मुझे सिर्फ इस काम के लिए उठाया। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई बिना एक बार भी पीछे देखे। डैन एलिया को जाते हुए देखता रहा। एलिया के लिए उसके मन में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, थैंक्स और सॉरी पहले न बताने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। एलिया की फेवरेबिलिटी तेजी से बढ़ी है। इंटरेस्ट लेवल 4 हो चुका है। डेन का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया। रुको, मैंने तो सोचा था कि ये सब करने के बाद उसकी फेवरेबिलिटी गिर जाएगी, लेकिन ये तो सीधे आसमान छू रही है। ये क्या चल रहा है? डेन वही खड़ा कंफ्यूजन में डूबा हुआ था। उधर एलिया भी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। जब डेन ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे उस खतरनाक मॉन्स्टर के जबड़ों से बचाया, तो उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी गई थी। उसे डेन के साथ बिताया अपना पूरा समय बहुत पसंद आया था। टाइम स्किप होता है और सीन शिफ्ट होता है हेड मिस्ट्रेस एडलिन की लोकेशन पर। उन्होंने अभी अभी अपना वर्कआउट खत्म किया था। पसीने से उनका शरीर चमक रहा था। अपने बालों को ऊपर बांधते हुए उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति से कैजुअली पूछा, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? उनकी बात सुनकर सामने खड़े व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। एडलिन की तेज नजरें तुरंत ही कुछ पकड़ लेती है। तो इसका मतलब तुमने उसे पहले ही इंटरडाइमेंशनल रम के अंदर यूज कर लिया है ना? डेन ने उस ब्लैक कार्ड को दिखाया और कंफर्म करते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इसी वजह से तो आपने मुझे ये दिया था, है ना? एडलिन ने हल्की सी शिकायत भरे लहजे में कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे इतनी जल्दी यूज कर लोगे। और वैसे तुम्हारे बालों को क्या हुआ? सामने डैन खड़ा था, पूरा बिखरा हुआ। उसका आमतौर पर साफ सुथरा बाल अब उलझा हुआ था और उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। हार मानने वाले टोन में उसने कहा, ओ हाँ, प्रोफेसर पर्सी के लाइटनिंग स्पेल ने मुझे हिट कर दिया। मैं बस प्रोफेसर को इस स्पिरिचुअल एंटिटी को डिलीवर करने जा रहा था। जब एडलिन ने उसे बीच में ही रोक दिया, जैसे वो पहले ही सब कुछ समझ चुकी हो। अच्छा, पर्सी घबरा गई होगी। वो एक ब्रिलियंट विच है, लेकिन जरा ज्यादा डरपोक भी है। उस टॉपिक को साइड में रखते हुए डेन ने कैजुअली पूछा, तो क्या ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक है हेड मिस्ट्रेस एडलिन? तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया तो मुझे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, है ना? एडलिन ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर मुझे बस यही चाहिए होता तो बाकी मैजिक टावर्स इसे सोने के ढेर से खरीद सकते थे। तो नहीं, तुम ज्यादा उम्मीद मत पालो। डैन जानता था कि उसे इतनी आसानी से मनाया नहीं जा सकता।
बिना टाइम वेस्ट किए उसने सीधे पॉइंट पर बात शुरू कर दी। वैसे भी ये रिवॉर्ड के बारे में नहीं है, असल में मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल एंटिटीज महान हस्तियों की लिंगरिंग कॉन्शियसनेस होती है, तो क्या तुम इसे मेरे आर्टिफैक्ट में ट्रांसफर कर सकती हो? डेन की रिक्वेस्ट सुनकर एडलिन चौंक गई, लेकिन थोड़ा इम्प्रेस भी हुई। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके अंदर की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जागेगी और समय के साथ और भी पावरफुल हो जाएगी। ये तो काफी स्ट्रेटेजिक और इंटरेस्टिंग चॉइस है डैन। तो बताओ तुम इसे किस आर्टिफैक्ट में ट्रांसफर करना चाहते हो? डेन ने जवाब देना शुरू ही किया था, अरे वो आइटम तो, लेकिन एडलिन ने उसे फिर से बीच में रोक दिया। उसकी नजरें अब और भी पैनी हो चुकी थी। मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहती हूँ, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? तुमने असाइसिन्स को बिना किसी वेपन के हरा दिया, एक ही मूव में हीरो कैंडिडेट को डिफीट कर दिया और हाल ही में एक मैजिकल बीस्ट के अटैक को भी रोक लिया। और अब ये सब, आखिर तुम पावर को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? उसने अपनी नजरें डेन पर जमा दी, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। लेकिन डेन ने तुरंत जवाब देने के बजाय सोच में डूब गया। इस मेन स्टोरी आर्क में जितने भी मिनी बॉसेस हैं, वो सब डेमन किंग के लेवल के बराबर है, और इस पूरे सिनेरियो का एंडिंग भी सीधे एलेना और एलिया से जुड़ा है। मैं तो अब उनके स्टोरी लाइन में पूरी तरह फंस चुका हूँ, लेकिन जाहिर है ये सब मैं उसे नहीं बता सकता। सच में इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। अंदर ही अंदर एक लंबी सांस छोड़ते हुए डैन ने एडलिन के सवाल का जवाब ना देने का फैसला किया और उल्टा उससे ही एक सवाल पूछ लिया। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम हमेशा मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो? डेन के इस सवाल पर एडलिन हल्के मनोरंजन के साथ हंसी। ओह, इसका मतलब क्या है? उसने चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। डेन बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधे बोल पड़ा, मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल होने चाहिए, जैसे कि तुम्हें कैसे पता था कि डायमेंशनल रिफ्ट कहाँ है? तुम प्राचीन हस्तियों द्वारा छोड़ी गई स्पिरिचुअल एंटिटीज की नेचर को कैसे समझते हो? तुमने असेंस को कैसे हराया? हीरो कैंडिडेट एलिया को कैसे हराया? तुमने मैजिकल बीस्ट को कैसे रोका? मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो एक रेगुलर स्टूडेंट को कभी पता नहीं होनी चाहिए, वो भी तब जब मैं सिर्फ एक फ्रेश मैन हूँ। डेन थोड़ी देर रुका और आगे अपनी बात जारी रखी, लेकिन हाल ही में मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि इस एकेडमी में हर चीज मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। मुझे पता है कि ये सुनने में एग्जैजरेशन जैसा लग रहा है, लेकिन हर क्लास, हर इवेंट में मुझे पता है कि तुम मुझे देख रही हो और गाइड भी कर रही हो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे चुपचाप कह रही हो कि आगे बढ़ो, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ, अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाह रही हो तो फिर मेरे लिए चीजें आसान क्यों बना रही हो? चांसलर एडलिन जरा भी परेशान नहीं लगी, बल्कि उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान और गहरी हो गई। वेल, सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपनी हेड मिस्ट्रेस से इस तरह बात कैसे कर सकते हो और फिर भी इतने कूल कैसे रह सकते हो। ये तो काफी बोल्ड एटीट्यूड है डैन। फिर भी ये अच्छा है कि तुम इस सिचुएशन को अच्छी तरह से जानते हो। तुम पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही हूँ, है ना? लेकिन जब तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया है तो मैं सच कहूँ तो शायद मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम क्यूट हो। डैन का चेहरा पूरी तरह ब्लैक हो गया। मुझे पता था कि मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अंदर ही अंदर एक लंबी सांस लेते हुए उसने इस बात को वही छोड़ देना बेहतर समझा। आखिरकार उसकी असली मंशा चाहे जो भी हो, एडलिन पहले ही इस बात के लिए राजी हो चुकी थी कि वो उसकी आर्टिफैक्ट में स्पिरिचुअल एंटिटी को इन्फ्यूज कर देगी। अब यहाँ से बस उसे इसे सही तरीके से नर्चर करना था। समय के साथ इसकी कॉन्शियसनेस जाग जाएगी और ये और भी शक्तिशाली बन जाएगी। अगर उसने इसे अच्छे से डेवलप किया तो चैप्टर 2 से आगे ये एक बेहद यूजफुल एसेट बन सकता है। लेकिन उससे पहले उसके पास एक मिशन था। रात का अंधेरा तेजी से छा गया। मैन क्वेस्ट चैप्टर 1, द पर्जिंग ऑफ मर्डर ऑब्जेक्टिव, ट्वाइलाइट्स आई में हो रही घटनाओं को सुलझाना। डेन ट्वाइलाइट्स आई रेस्टोरेंट के पास खड़ा था, अपने आसपास के माहौल को स्कैन कर रहा था जैसे किसी को तलाश रहा हो। तभी उसके पास से एक जानी पहचानी आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए डैन। आवाज को पहचानते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। ओह प्रेसिडेंट, क्या आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे? एलेना वहां खड़ी थी, अपने एलिगेंट और कैजुअल अंदाज में लिपस्टिक को हल्के से रिप्लाई करते हुए बोली, ज्यादा नहीं, बस करीब 6 घंटे। डेन ने पलकें झपकाई। 6 घंटे? उसे अपनी बात प्रोसेस करने में कुछ सेकंड लगे। उसका दिमाग एक पल के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, रुको, इसका मतलब आपने सनसेट से पहले से ही यहाँ इंतजार किया है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही कुछ और चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। एलिया की आज की अपीयरेंस
वो एकेडमी में अपने रोजमर्रा के लुक से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने एक रेड लग्जरी फॉर्म फिटिंग ड्रेस पहनी थी जिसने उसकी सिलेंडर वेस्ट और स्ट्राइकिंग फिगर को बखूबी हाईलाइट किया। उसके बाल एक अलग स्टाइल में सेट थे जो उसकी मैच्योर और रिफाइंड ऑरा को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। स्ट्रीट लैम्प्स की सॉफ्ट लाइट उसके स्मूथ स्किन पर रिफ्लेक्ट हो रही थी जिससे वो बेमिसाल लग रही थी। एक पल के लिए डेन मंत्रमुग्ध हो गया। उसका चेहरा गर्म हो गया और उसने झिझकते हुए अपनी नजरें फेर ली। एलेना ने उसकी फ्लस्टर्ड एक्सप्रेशन नोटिस की और शरारत से अपने बालों की एक लट को पीछे सरकाते हुए मुस्कुराई। बिल्कुल सही, क्योंकि आज फुल मून है। मैंने सब कुछ पहले से ही तैयार करने का सोचा। फिर उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे भी ये पहली बार है जब तुम एकेडमी ग्राउंड्स के बाहर एंजॉय करने जा रहे हो, है ना? डैन ने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही है, लेकिन उसकी आवाज आमतौर पर जितनी आत्मविश्वास से भरी होती थी उससे कहीं ज्यादा धीमी थी। वो तो एलेना की आंखों में ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। ये देखकर एलेना को और भी मजा आया। ओ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? उसने हंसते हुए कहा, डैन की एम्बैरेसमेंट को साफ महसूस करते हुए। आखिरकार ये एक तरह का डेट ही था और डैन के हाव भाव ने ये साफ कर दिया था कि उसे ये बात अब समझ में आई है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एलेना ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां डैन की उंगलियों में उलझ गई। एलेना ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और लाइनें भी लंबी होती जा रही हैं। कुछ देर बाद वे दोनों ट्वाइलाइट्स आई रेस्टोरेंट पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही एक बड़ी भीड़ इकट्ठी थी जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। भीड़ में किसी ने शिकायत की, अरे धक्का मत दो, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? डैन ने माहौल को देखा और जल्दी ही समझ गया कि यहाँ हो क्या रहा है। उसने कहा, ये जगह तो पूरी तरह भरी हुई है, क्या हमें अंदर जाने का मौका भी मिलेगा? तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, नंबर 27, ये आखिरी कॉल है। अगर तुम यहाँ नहीं हो तो मैं तुम्हारी रिजर्वेशन कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, नंबर 27 नहीं आया, अब नंबर 28 की बारी है। डैन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। रुको, वो इटालियन है, वो यहाँ क्या कर रहा है? ठीक उसी समय इटालियन, जो वेटर की यूनिफॉर्म में था, डैन को देखता हुआ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसने हंसते हुए कहा, अरे मिस्टर डैन, क्या तुम मुझे अभी याद रखा है ना? और फिर अपने आउटफिट की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। फैमिली ने मुझे खर्चे के पैसे देने बंद दिए, तो इसलिए अभी पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इसके बाद उसकी नजर एलेना पर पड़ी। ओ, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी यहाँ है। उसकी आंखों में हल्की हैरानी झलक उठी। रुको डैन, तुम यहाँ एलेना के साथ क्या कर रहे हो? तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? लेकिन इससे पहले कि इटालियन कुछ और कह पाता, डैन ने झट से उसे रोक दिया। उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज हो गई। हम डेट पर नहीं हैं। और उसके तुरंत बाद वो शर्मिंदगी में जमीन की ओर देखने लगा। ये क्या कर दिया मैंने? अब तो हर कोई यही सोचेगा कि ये सच में एक डेट है। एलेना ने इटालियन को देखकर कैजुअली कहा, हे एंजल, बताओ क्या स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को यहाँ कोई स्पेशल प्रिविलेज मिल सकता है? इटालियन ने बड़े उत्साह से जवाब दिया, बिल्कुल। इस दौरान डैन ने अचानक कुछ अजीब सा नोटिस किया। उसकी नजरें इटालियन पर टिकी थी। रुको जरा इटालियन, क्या तुमने कोई नेकलेस पहना है? इटालियन ने हैरानी से पलकें झपकाई, लेकिन फिर जल्दी से नेकलेस बाहर निकाला और डैन को दिखाया। अरे, ये तो मुझे प्यूरिफिकेशन ऑर्डर से मिला है। तुम उनके बारे में जानते हो, है ना? उस जगह को मार्क रिवरबैक चलाते हैं। उसी पल डैन की स्किल ऑफ इविल एक्टिवेट हुई, जिससे उसे इटालियन पर अथॉरिटी मिल गई। जैसे ही डैन ने ये देखा, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इटालियन को तुरंत चेतावनी दी, मैं जानता हूँ, लेकिन सुनो, इस नेकलेस को और मत पहनो और ये पक्का करो कि बाकी एम्प्लॉयज भी अपने नेकलेस उतार दे। डैन के स्वर में एक गहरी गंभीरता थी जिसने इटालियन को चौंका दिया। भले ही उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। इस बीच डैन के सीने में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सारे एम्प्लॉयज यहाँ कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ये सही नहीं है। जब से एलेना के साथ उसकी एफिनिटी बढ़ी है, मेन स्टोरी लाइन ने अचानक रुख बदल लिया है और अब इस बदलाव ने मार्क की रिवरबैक का ध्यान उसकी ओर खींच लिया है। इसका मतलब है कि अब मुझे पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। स्क्रिप्ट बदल चुकी थी, तो उसे भी उसके अनुसार एडजस्ट करना था। अगर वो कमीना अब मुझे टारगेट कर रहा है, तो बेहतर होगा कि मैं काउंटर अटैक प्लान करना शुरू करूं। यही सोचते हुए डैन और एलेना ने आखिरकार रेस्टोरेंट में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक जानी पहचानी आवाज ने उनका स्वागत किया। ओह, लेडी ट्राइटन और डैन, आप दोनों को एक साथ देखना मेरे लिए खुशी की बात है। उनके सामने मार्क रिवरबैक खड़ा था और वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि डैन और एलेना दोनों एक साथ यहाँ आने वाले हैं। तो दोस्तों,
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप मांगा की ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।